नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छात्र छात्राओं के लिए 9 मोबाइल साइंस लैब का किया फ्लैग ऑफ। धामी ने कहा, शिक्षा को बढ़ावा देने में साबित होगा मील का पत्थर, व्यवहारिक अनुभव का बनेंगे हिस्सा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार का हाईकोर्ट में जवाब दाखिल। 22 अप्रैल को होगी सुनवाई। कहा, आम जनता से लिए गए विचार और सुझाव। उत्तराखंड चारधाम के लिए श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 60 काउंटर खुलेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश मेयर पासवान की जाति प्रमाण पत्र याचिका की खारिज। जिलाधिकारी को 4 सप्ताह के अंदर जांच करने के आदेश। फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर लगाई गई थी पिटीशन। और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। मैदानी जिलों में और परेशान करेगी गर्मी। देहरादून के तापमान 36 डिग्री पहुंचा। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाइल साइंस लैब की सौगात दी गई। सीएम ने कैंप कार्यालय परिसर में मोबाइल साइंस लैब के विज्ञान मॉडल्स को अवलोकन किया और 9 मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, पिछले साल भी सीएम ने राज्य के 4 जिलों चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी के लिए मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत के मुताबिक प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में लैब ऑन व्हील्स का सफल संचालन रहा, जिसके अभूतपूर्व परिणाम को देखते हुए राज्य के शेष जनपदों में आज लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया। प्रोफेसर पंत के मुताबिक उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। यूसीसी पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा, संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे देश में समान नागरिक संहिता और नागरिकों को सुरक्षित करने के अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य वैधानिक कानूनों के साथ व्यक्तिगत कानून में बदलाव करने को भी अधिकृत है। यूसीसी लागू करने से पहले 36 सार्वजनिक सभाओं में लोगों से सुझाव लिए गए। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में इस कानून पर जवाब दाखिल किया। समान नागरिक संहिता पर 22 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया, संहिता पर आम जनता से विचार आमंत्रित किए गए थे और 36 स्थान पर सार्वजनिक सभा में आम लोगों के सुझाव लिए गए। चारधाम यात्रा पर बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 60 ऑफलाइन काउंटर खुलेंगे। इस बार काउंटर्स की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा की जा रही है, ताकि बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी ना हो। ये पंजीकरण सेंटर हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में खोले जाएंगे। साथ ही यात्रा मार्गों पर भी कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर खोलने की तैयारी में जुटा है। रामनगर के लखनपुर चुंगी पर भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मिष्ठान भी वितरित किए और इस मौके पर मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती को बधाई देते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि एक बार फिर नगर मंडल में पार्टी के युवा कार्यकर्ता को
संगठन द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिससे संगठन मजबूत होगा। और उन्होंने कहा, आगामी पंचायत चुनाव में भी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। चीज़ों को सोचकर, समीकरणों को देखकर सारी बातें संगठन करता है। तो आज संगठन, क्योंकि कल से हमारे यहाँ सक्रिय, आज से जो सक्रिय सदस्य हैं उनके सम्मेलन शुरू होने हैं। रामनगर में कल 9 तारीख को है, विधानसभा वाई है। तो उससे पूर्व कल जो हमारे 82 मंडल रहे थे वो लगभग सभी की घोषणा कल कर दी गई है। और जैसा कि सरकार, संगठन तैयारी कर रहा है कि पंचायतों क्या है, फिर उसके बाद अन्य सहकारिता के हैं, तो कहीं न कहीं जो संगठन का अपना पर्व है वो संगठन का लगभग जिले स्तर तक पूरा हो चुका है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते, स्वयंसेवक होने के नाते जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते जो है मुझे जिम्मेदारी दी, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जहाँ तक पंचायत चुनाव की बारी है और अभी समय है, मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद चुनाव होंगे। हमारी भी भूमिका वैसे हम नगर मंडल के हिसाब से हुए, लेकिन फिर भी जो है पार्टी हमें जहाँ निर्देशित करेगी, जहाँ आदेशित करेगी, हम वहाँ पर वह अपनी सक्रिय भूमिका दिखाएंगे। और जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, पार्टी को विजयश्री दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान मंडल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से करेंगे। लालकुआ को मालिकाना हक और बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन दुमका ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बयान जारी किया और बताया कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने को लेकर समय समय पर तत्कालीन नेताओं ने अपने प्रयास किए हैं। यहाँ तक कि वर्तमान में वन अधिकार समिति भी अपना काम कर रही है। ऐसे में राजस्व गांव की खुशखबरी कब मिल जाए ये किसी को नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको पूरा करके पत्राचार किया जा रहा है। इस मामले पर सरकार भी गंभीर है। कल लालकुआ के लोगों को मालिकाना हक दिए जाने के मामले पर उन्होंने बताया, जब वो विधायक थे तब 10 लोगों को मालिकाना हक के पट्टे उन्होंने स्वयं आवंटित किए थे। जब उत्तराखंड राज्य बना, बिंदु खत्ते में 1 मीटर भी सड़क या कोई सरकारी सुविधा नहीं थी। माननीय नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, उनके प्रयास से वहां पर विकास प्रारंभ हुआ, जिसको उसके बाद माननीय दुर्गापाल जी ने, फिर मैंने भी आगे बढ़ाया, अभी भी हो रहा है। उस समय जो प्राथमिकता थी, वो प्राथमिकता ये थी कि बिंदु खत्ता जैसे क्षेत्र को जो मानव की मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाए, उनके अवसर दिए जाए, जिनमें शिक्षा, हैंडपंप, लिंक मार्ग, मुख्य मार्गों को पक्का करना, अस्पताल खोलना, इंटर कॉलेज खोलना, इस टाइप की व्यवस्थाएं थी। और सारा ध्यान उस समय लोगों का भी और सरकार का भी, जनप्रतिनिधियों का इसमें रहा। लालकुआ 1975 के आसपास राजस्व गांव बना। मालिकाना हक आप सब जानते हैं, मेरे कार्यकाल में प्रत्येक के रूप में 10-15 लोगों को दिया गया, अब काफ़ी लोगों को मिल गया है। तो एक ये निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए और जिसमें जिससे जितना सहयोग बन पड़े वो सहयोग करना चाहिए ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। धन्यवाद। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र संबंधी याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को 4 सप्ताह के भीतर मेयर के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर निर्णय लेने के लिए कहा। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मेयर शंभू पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए खुद को अनुसूचित जाति का बताया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य बनने से चंद महीने पहले शंभू पासवान ने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था। ज्योतिर्मठ नरसिंह नवदुर्गा सेवा समिति की ओर से हर साल की तरह इस साल भी गांधी मैदान में भगवान रामचंद्र जी की लीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। आपको बता दें, इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। हर दिन रात के वक्त भगवान रामचंद्र की लीला का यहां पर मंचन जारी है, जिसे देखने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तगण सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से पहुंच रहे हैं।
भगवान राम जी की लीला का भरपूर आनंद भी वो ले रहे हैं। भगवान राम की लीला का मंचन जोशीमठ ज्योतिर्मठ में हर साल भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने से एक महीने पहले किया जाता है और नरसिंह नवदुर्गा सेवा समिति रामलीला कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेमवाल ने बताया, हमारी कमेटी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन जारी है। बता दें कि ज्योतिर्मठ नरसिंह नवदुर्गा सेवा समिति की ओर से हर साल की तरह इस साल भी भगवान राम की लीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। आपको बता दें जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हर दिन रात के वक्त भगवान राम की लीला का मंचन जारी है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हर साल ऐसा होता है जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने वाले होते हैं, उससे एक महीने पहले ये मंचन किया जाता है। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेमवाल ने बताया, हमारी कमेटी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भगवान राम की लीला का मंचन किया जा रहा है। हल्द्वानी मंदिर के व्यवस्थापक महंत पूरन चंद्र पाठक ने सभी धर्म प्रेमी जनता से अपील की कि जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही कलयुग के देवता हनुमान जी का जन्मोत्सव भी भव्य रूप से मनाया जाए। कार्यक्रम संयोजक अतुल कुमार गुप्ता के मुताबिक 10 अप्रैल से 2 दिवसीय आयोजन शुरू होंगे। पहले दिन श्री बालाजी महाराज को भव्य श्रृंगार चोला अर्पित किया जाएगा और 11 अप्रैल की शाम 5 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मंदिर प्रांगण में संपन्न होगी। शोभा यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन होगा। 12 अप्रैल को सुबह सुंदरकांड पाठ, महाआरती, विशाल भंडारा और विशाल बालाजी दरबार का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से आए कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे। हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात प्राकट की देव है। हनुमान जी के लिए कहा गया है, कहीं रीच पद सुन हनुमाना, काचुक साध रेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुख काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाए। हनुमान जी इस कलयुग में वो देवता है जिनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। और ये बात हमने नहीं कही है, ये बात जामवंत कहते। जामवंत ने जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का बिल्कुल शक्ति भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति दिलवाई, याद दिलवाई, और उसी शक्ति के प्रारूप को हम इस कलयुग में पूज रहे हैं। इस बार हमने एटा से अद्भुत झांकियां मंगवाई हैं। सरकार की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और जिसमें हमारे आदरणीय पाठक जी का ये कहना है कि बाहर से इटावा से भी 5 पार्टियाँ आ रही हैं, प्लस यहाँ के लोग बड़े धूमधाम से इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें सब लोग ये चाहते हैं कि हनुमान जी जो बालाजी हैं, बालाजी की जो लोग भक्त हैं, वो लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सब लोग जितने भी इससे जुड़े हुए हैं और आदरणीय पाठक जी से जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं, वो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये इस साल की जो यात्रा है, जो इस साल की शोभा यात्रा है, वो एक स्पेशल यूनिक बने और जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे सनातन धर्म का प्रचार। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम बदलने के आसार है। मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य पर्वतीय जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी लोगों को परेशान करेगी। दरअसल अप्रैल के शुरुआती दिनों से ही उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी जिलों में गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। अप्रैल महीने में ही बढ़ रहे इस तापमान की वजह बारिश न होना बताया जा रहा है, जिससे देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर सहित मैदानी जिलों का तापमान 36 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। इससे चटक धूप के कारण बढ़ रही गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विक्रम सिंह के मुताबिक मंगलवार को पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।
और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस परिवार बदमाश की तलाश कर रही है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना भगवानपुर में आज कुंजापुर के जो फाटक है उसके पास में वाहन चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक एनफील्ड मोटरसाइकिल में 2 लोग आ रहे थे और पुलिस को पूर्व में ये सूचना थी मुखबिर के माध्यम से भी कि 6 फरवरी 2025 को जो नन्हेड़ा में जो लूट हुई थी उसमें एक जो व्यक्ति फरार चल रहे थे उसमें ये 2 व्यक्ति भी थे और मेन जो इसमें मास्टरमाइंड था उसमें यही लड़का था। इस पर लगातार पुलिस नज़र रखे हुई थी और आज जब पुलिस को सूचना मिली थी कि ये मंगलौर की साइड से भगवानपुर की ओर आ रहा है, तो कुंजापुर फाटक के पास में चेकिंग के दौरान इसे रोकने की कोशिश की गई और इसके द्वारा पुलिस से भागने के प्रयास में पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने इसको तत्काल न्यूट्रलाइज करके इस क्रम में इसके पैर पर गोली लगी और इसको हॉस्पिटल लाया गया है। एक व्यक्ति जो इसके साथ था जो अभी फरार चल रहा है, उसके लिए कॉम्बिंग अभी हमारी जारी है। जम्मू से हावड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब हिमगिरी एक्सप्रेस का स्टॉपेज फिर से रुड़की में शुरू हो गया है, जिसके चलते यूपी के कानपुर देहात और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। हिमगिरी एक्सप्रेस का ठहराव करीब 3 साल से रुड़की में बंद था, जबकि रुड़की रेलवे स्टेशन ए श्रेणी में दर्ज है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की अमृत रेलवे स्टेशन योजना का भी हिस्सा रुड़की में बना। वहीं आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई प्रमुख लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बधाई है रुड़की और आसपास के लोगों को, हरिद्वार है कि आज यहाँ पर पुनः जो हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उसका यहाँ पर स्टॉपेज शुरू हुआ है। इससे तमाम यात्रियों को सुविधा होगी। साथ ही जो हमारा रुड़की रेलवे स्टेशन है इसका भी जीर्णोद्धार रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 3-1 महीने में इसका भी काम पूरा हो जाएगा और एक सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन के रूप में रुड़की जाना जाएगा। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अपने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने एक लंबे समय के इस मांग को सिर्फ एक बार मेरे अनुरोध करने पर पूरा किया है। और इस ट्रेन के यहाँ रुकने से हम जम्मू तवी और हावड़ा जैसे प्रमुख जंक्शनों से तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही इस क्षेत्र को, आसपास के निवासियों को, व्यापारियों को आर्थिक विकास और आवागमन में की सुविधा प्राप्त हो। देखिए, मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और सभी के लिए वचनबद्ध है कि सभी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रुड़की की जनता के लिए ये एक ट्रेन जो हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू से हावड़ा तक है और इसका मैं समझता हूँ कि रुड़की में रुकना एक रुड़की वालों के लिए बहुत एक सौभाग्यपूर्ण है और मैं सोचता हूँ कि काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। एक्सप्रेस ट्रेन है, जो हावड़ा जाते हैं, जो लोग जम्मू जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसमें तो रुड़की वालों के लिए खुशखबरी है और सौगात है, इतना ही कहना चाहेंगे। हाँ, ये सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास है जो आज का दिन आया है
और हम लोग ऑलरेडी उत्तराखंड के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनमें ये काम है। इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि कई बार जब एक प्रोजेक्ट हम लोग कंसीव करते हैं तो एक डेफिनेट डेमोग्राफी होती है, उसको एग्जामिन किया जाता है, सॉइल की क्या कंडीशन है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद हम लोग ऐसा फैसला करते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ग्रीष्मकालीन सीजन में बढ़ने वाली आग की घटनाओं को नियंत्रित करने और आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा, अभी तक 2 घटनाएं आग लगने की सामने आई, जिस पर वन विभाग, अग्निशमन विभाग और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में आग लगने की घटना यदि सुनियोजित रूप से होती है या कई जगह सामाजिक तत्व द्वारा आग लगाई जाती है, ऐसे में विभाग मुकदमा दर्ज करने के साथ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। फॉरेस्ट फायर्स का जो सीजन है अभी वर्तमान में चल रहा है, उस दौरान काफी जगहों पे फॉरेस्ट फायर्स पूर्व के वर्षों में होती आई हैं। इस वर्ष अभी तक क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स सभी डिविजन्स की डेली आती है और उनको मैं देखता भी हूं, तो मेजर फायर्स अभी इस बीच नहीं हुई हैं। कल रानीबाग में एक फायर का इंसिडेंट हुआ था और अभी भी एक एक्टिव फायर नैना रेंज में है। तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा जो अग्निशमन विभाग है, इसके अलावा प्रशासन और बाकी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वहां से भी हमें सूचना मिलती है। इसकी हम मॉनिटरिंग लगातार करते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट है, मौके पे जाया जाता है। उत्तराखंड में हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक आग एक केमिकल फैक्ट्री में लगी है और इतनी भीषण है कि लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। पूरे आसमान में धुएं का गुबार है। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। आग की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ की गई। किसी असामाजिक तत्व ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के गले में टायर डाल दिया। इस घटना के बाद अंबेडकर समर्थकों में रोष पैदा हो गया और समर्थकों ने अंबेडकर की मूर्ति के नीचे ही धरना शुरू कर दिया। पूर्व मेयर रामपाल ने रुद्रपुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। किच्छा विधायक तिलक राज बेहर ने मामले के दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। एसपी उत्तम सिंह नेगी ने बताया, शरारती तत्व की गिरफ्तारी के लिए 2 से 3 टीमों का गठन किया गया। जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।